Good morning everyone. Welcome in the class of science. Today we are going to discuss the next topic of our chapter number 4. Structure of the atom. Structure of the atom. As you know, in the last class we were discussing about some specific models of an atom which were given by different scientists. For example, Thomson model, which was given by J.J. Thomson. Next was Rutherford's model, which was given by Ernest Rutherford. Now, next model of an atom which was given by Niels Bohr. So we can say Niels Bohr model of an atom. This model is the most successful model of an atom. इससे पहले हमने जो मॉडल पढ़े हैं, हम चाहे थॉमसन मॉडल की बात करें जिसको कि अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो उन मॉडल्स को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है जितनी सक्सेस इस मॉडल को मिली है। और हम देखेंगे कि इस मॉडल ने पूरी तरह से एटम की व्यवस्था जिसको अपन कहते हैं, अरेंजमेंट जिसको अपन कहते हैं, वो क्लैरिफाई की है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि थॉमसन मॉडल और जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है, उन मॉडल से भी कहीं न कहीं एक एक फैक्ट हमें जरूर मिलता है जो कि इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से कहाँ अरेंज है। हालांकि सारी बातें थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल की सही नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो एक फैक्ट के रूप में फिर भी सही सामने आती हैं। जैसे कि हम बात करें रदरफोर्ड के मॉडल की, तो देखिए न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बिल्कुल हम कहें सॉलिड है और साथ में उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये जो फैक्ट है वो रदरफोर्ड मॉडल से हमें मिलता है। थॉमसन मॉडल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एटम है वो एटम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है। इट मींस पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट एटम। यानी जितना वहां पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपली वी कैन से एन एटम इज न्यूट्रलाइज्ड। एक सिंपल जो एटम है, जब तक एटम पे चार्ज नहीं आता है उसमें प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल बना रहता है। ये थॉमसन ने बात कही। तो कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट जो हैं वो दोनों मॉडल के सही भी हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नील्स बोर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, some spherical structures are present around the central part of an atom. You can see this is the central part of an atom. This is the nucleus which was discovered by, you know very well, Rutherford. Nucleus. And these spherical circular structures are known as cells or energy levels. These are known as cells or energy levels. They are also known as orbits. यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जितने भी आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उन सभी को हम नाम दे रहे हैं सेल और एनर्जी लेवल्स का। क्यों कहा जा रहा है एनर्जी लेवल? देखिएगा, एनर्जी लेवल इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो सेल्स अपन देख रहे हैं इनका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहला जो सेल स्टार्ट होता है के से, देन एल, देन एम टिल जेड। यानी सेल्स स्टार्ट होते हैं के से और एंड होते हैं जेड पे जाके। अब हमने कहा कि के से जेड तक तो जो अल्फाबेट है वो आपकी कंटिन्यू चलेगी, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए टू जे किधर है? ए टू जे तक के सेल कहाँ चले गए? इनको हमने काम में नहीं लिया है। हालांकि बातें अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली है, रिपीट में आ रही है। ए टू जे सेल काम में क्यों नहीं ली जा रहे? के से जेड तक तो हम कंप्लीट अल्फाबेट फॉलो कर रहे हैं, ए से जे तक के अल्फाबेट काम में क्यों नहीं लिए गए हैं? नाउ लिसन टू मी for the answer of this question. The cells from A to J The cells from A to J have
so less energy that they cannot bear a single electron. Listen again. Cells from A to J have so less energy that they cannot bear a single electron. यानी A से J तक के जो सेल हैं उनकी इतनी कम एनर्जी होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी बियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको काम में नहीं लिया जाता है। तो देखिए ये हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर जो कि नील्स बोर ने बताई है। सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम is known as 2n square, where n is equals to natural number and its value, you know very well, mathematical value, its value is 1 to infinite. Its value is 1 to infinite. इसके अकॉर्डिंग हम इन सेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल करते चले जाते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल लेके देखिए के सेल की कैपेसिटी कितनी होगी। नाउ द कैपेसिटी ऑफ के सेल, देखिए कैपेसिटी की हम बात करें तो यहाँ कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को लेके है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। के सेल की बात कर रहे हैं। फॉर के सेल स्मॉल n is equal to 1, small n is equal to 1, then 2n square is equal to, for k cell n is equal to 1, then 2n square equals to 2 into 1 into 1 is equals to 2. It means 2 electrons can be filled in cell number k. Then for L cell, capacity of L cell, for L cell n equals to 2। देखिए सीक्वेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी। k के लिए n की वैल्यू 1, देन L के लिए n की वैल्यू 2, देन M के लिए n की वैल्यू 3, देन कैपिटल N के लिए n की वैल्यू 4। ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीज जैसे आ रहा है वैसे वैसे नंबर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा सीक्वेंस में। तो वो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रखेंगे, 2n स्क्वायर 2 into 2 into 2, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 8। इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन द सेल नंबर L cell। There is L cell, this is the L cell। You can see K cell 2 electrons are here, in L cell 1 2 then 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हम फॉर्मूला 2n स्क्वायर यूज करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेल्स की कैपेसिटी आती चली जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर हमने जो बनाई है वो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ की है। अब देखिए कुछ यहाँ एस्पेक्ट भी आते हैं, कुछ फैक्ट भी आते हैं आपके बोर मॉडल के। देखिए बोर मॉडल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल और सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, वी नो वेरी वेल। अब बात यहाँ पे एक और आती है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे होना तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होने चाहिए न्यूक्लियस की तरफ। क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ रहे हैं, इसका भी फैक्ट हमारे पास है, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बात हम इसकी करेंगे। देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका एक ड्रॉबैक ये भी रहा था। रदरफोर्ड कहते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। ये सपोज है इलेक्ट्रॉन चल रहा है, रदरफोर्ड मॉडल की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रोटेट करता जाता है उसकी एनर्जी कम होती चली जाती, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया था, पॉजिटिव चार्ज का पता लग गया था कि सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, तो उनके अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का। अब इस ड्रॉबैक को मेरिट में कन्वर्ट किया है नील्स बोर ने। लिमिटेशन इस ड्रॉबैक को, इस डीमेरिट को मेरिट में कन्वर्ट किया नील्स बोर ने। देखिए कैसे कन्वर्ट किया। नील्स बोर कहते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो होगा, डेफिनेटली मास होगा। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, आप मेरे हाथ में चौक देख पा रहे हैं, चौक में भी मास है। यानी जो ऑब्जेक्ट प्रेशर क्रिएट करे, प्लेस ऑक्यूपाई करे, तो आप मान के चले उसमें डेफिनेटली मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मास होगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो इसके मास की वजह से फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, फोर्स लगेगा जिसको अपन नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स न्यूक्लियस की तरफ भी लगेगा
इस फोर्स को अपन कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से एक और फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। अपन ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सेल्स में रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की तरफ डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मास की वजह से उतना ही फोर्स, इक्वल क्वांटिटी में फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा। इससे क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे। तो ये एस्पेक्ट है, फैक्ट है नील्स बोर के मॉडल का। लिसन अगेन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus, then the centripetal force equal to the centrifugal force. Centripetal force will be equal to the centrifugal force. Centrifugal देखिएगा, centrifugal, centrifugal and this one centripetal. Centripetal towards the center, centrifugal outward the center. ओके, एक और एस्पेक्ट बताया है नील्स बोर ने जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे रोटेट करता रहेगा, लेकिन रदरफोर्ड के इस जो डिमेरिट है उसको भी यहाँ मेरिट में कन्वर्ट किया है नील्स बोर ने। नील्स बोर कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus that it neither gains energy nor loses energy. Listen again, when an electron moves around the nucleus in the specific cells that it neither loses energy nor gains the energy. न तो एनर्जी लूज करेगा और न एनर्जी गेन करेगा। आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज और गेन कब करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। इसके पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, हम हमारे घर में रूफ के ऊपर रूफ टॉप एक टैंक रखते हैं वाटर का। एक वाटर टैंक हमारा रूफ के ऊपर है, एक वाटर टैंक हमारा अंडरग्राउंड में होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक हो गया हमारा रूफ टैंक। तो हमने कई बार क्या करना होता है कि रूफ टैंक आपका मान लीजिए खाली हो गया, हम यूज करते रहते हैं, यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली वाटर वहां से जो है कम हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका अपर वाटर टैंक ब्लैंक हो गया है, आप उसको फिल करेंगे, यानी ग्राउंड वाटर टैंक से आप वाटर को अपर वाटर टैंक में ले जाने वाले हैं। अब ये पानी अपने आप तो नहीं जाएगा, आपको फोर्स काम में लेना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ ग्राउंड वाटर टैंक से हमें रूफ पर जो टैंक है उसमें पानी ले जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। उस मोटर की हेल्प से एक फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स लोअर वाटर टैंक से वाटर को अपर वाटर टैंक में ले जाने का काम करेगा। आइए बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, यानी लोअर से अपर में ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अपर से लोअर में आपको ऊपर से पानी को नीचे लेके आना है। आप टैप का जो आपका पॉइंट है, टैप के पॉइंट को आप ओपन कर दीजिए, पानी अपने आप ऊपर से नीचे आ जाएगा। अपन देखते हैं माउंटेन एरिया से वाटर का फ्लो ग्राउंड एरिया की तरफ अपने आप आता है, ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन जो लोअर एरिया है, लोअर सरफेस से अपर सरफेस पर पानी अपने आप कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वहां जो वाटर है उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां हाइट आ रही है। उस हाइट की वजह से वाटर को क्लाइंब होने में फोर्स रिक्वायर है और वो फोर्स आपको देनी पड़ेगी, तो ही वाटर जो है अपर लेवल तक पहुंच सकता है। वही बात यहाँ पे आने वाली है। एक इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। पानी आपका जो है अपर वाटर टैंक से लोअर वाटर टैंक में आपको लाना है। आप सिंपली एक पाइप को जोड़ दीजिएगा, आप पॉइंट को ओपन करेंगे, वाटर नीचे की तरफ अपने आप आ जाएगा बिना किसी फोर्स के, बिना मोटर लगाए। सेम केस है, इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, क्या होगा, एनर्जी लूज होगी, एनर्जी रिलीज करेगा। उसको एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके अपोजिट अगर लोअर से अपर में जाएगा तो क्या होगा, लोअर से अपर में अपने आप नहीं जाएगा। इस केस में हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और ये एनर्जी गेन करेगा, तब लोअर से अपर में, यानी लोअर वाटर टैंक से अपर वाटर टैंक में वाटर को ले जाने के लिए आपको पावर लगानी पड़ रही है, फोर्स आपने लगाया है। उसी तरह से लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका था बोर मॉडल, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एन एटम माना जाता है।
अब एक अगला जो पॉइंट आता है चैप्टर का, इजी पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट जो है प्लेटफॉर्म का काम करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वैलेंसी। देखिए वैलेंसी के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑथेंटिक डेफिनेशन की बात करने वाले हैं जिसका कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक सिंपल डेफिनेशन आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, मैं एक बार उसको बोलना चाहूंगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम विद एन एग्जांपल। आप एग्जांपल के साथ देखिए, यू नो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन में 2,8,1। लिसन अगेन, the number of electrons which are found in the outermost cell of an atom is known as the valency। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक आपके सामने है, ये रहा। यहां तो वैलेंसी है 1 + 1 भी इसको अपन कह सकते हैं, 1 को लूज करेगा। अब इसी को लेकर अपन एक और एलिमेंट की वैलेंसी निकालना अगर चाहें तो ये आपका जो एस्पेक्ट है, जो डेटा है, जो फैक्ट है, वो फेल हो जाता है। देखिएगा आप क्लोरीन को देखें, इस वैलेंसी की डेफिनेशन को अगर फॉलो करें तो यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी 7 होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है 7 वैलेंसी होना। हाँ है, डी ब्लॉक अगर आ रहा है किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, आप पढ़ेंगे हायर क्लास में 10th भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक मैसेज आपको यहाँ भी मिल रहा है। डी ब्लॉक यानी जिन एलिमेंट्स में, देखिए 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, S P D F। S फॉर स्पिन, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल। तो डेटा बहुत जरूरी है आपके लिए लोअर क्लास में सीखना, फिर आगे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ ये जो वैलेंसी की डेफिनेशन है फेल हो जाती है। 7 मैंने कहा कुछ एलिमेंट्स के, Mn की बात करें, मैंगनीज की वैलेंसी +7 होती है, आप पढ़ेंगे हर क्लास के अंदर, यहाँ भी जानकारी मिल गई आपको। Mn2O7 बनता है, Mn2O7 जो कंपाउंड बनता है इस बात को वेरीफाई करता है कि Mn की वैलेंसी +7 होती है, तो एक अलग चीज है। हम यहाँ सिंपली बात करें कुछ एलिमेंट्स को लेके, तो इस केस में क्लोरीन की वैलेंसी 7 पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बनेगी? नाउ लिसन टू मी फॉर द ऑथेंटिक, करेक्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are required by an atom to achieve an inert gas configuration। हम डिटेल में डिस्कशन कल रखेंगे इसका, आज तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात ही कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are required to achieve an inert gas configuration by an atom is known as the valency। For example, हम अगर क्लोरीन की बात करें, इसी एग्जांपल को लेके बढ़ते हैं अपन आगे। क्लोरीन की बात करें, देखिएगा आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने कहा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, इसके लिए क्या करेंगे? या तो अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे या 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, या तो 2 करेंगे या 8 करेंगे। 2 वो करेंगे जो हीलियम के आसपास वाले एलिमेंट है। अब हीलियम के आसपास वाले कौन से हैं? लिथियम है आपका, हाइड्रोजन है आपका, बोरोन है, कार्बन है। हालांकि कार्बन जो है न लूज करेगा न गेन करेगा, वहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन के अलावा जो हीलियम के पास वाले हैं वो आउटर मोस्ट में 2 करेंगे। आगे वाले जो हैं, हम जैसे बात करें कार्बन के आगे आपका नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन से लेके आगे वाले जितने भी एलिमेंट आपके आएंगे वो अपने आउटर मोस्ट में 8 करेंगे। अगर कम है तो उतने गेन करेंगे जितने 8 बनने के लिए चाहिए। 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 1 गेन करेगा। सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1। तो इसी तरह के एग्जांपल अपन कल और डिस्कस करेंगे। आप एक बार अपने मैटर को प्रिपेयर करके रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू सो मच।